हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर 17 को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कर चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने ये जाना कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन हाउस के कंसेप्ट को समझा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जाना, और पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्पेसिफिकली जितनी भी सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बारे में जाना। ठीक है, बीट वाटर वेपर, बीट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेज, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये सारी बातें जो है हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा जो है अबाउट दी क्लाइमेट फोर्सिंग्स को करके थोड़ा सा बात करेंगे। नेचुरल फोर्सिंग क्या होती है, ठीक है, ह्यूमन फोर्सिंग्स क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये कोर्स, ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है, जो इसको फॉलो कर रहे हैं और जो लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं, जिनको फ़ायदा मिल रहा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, सो दैट कि इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, सो दैट कि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और वीडियो आपसे जो है बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। फुल कोर्स के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फ़ायदे ये है कि आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज क्विजेज भी जो है वो वहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग इस पूरे सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वो कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि उसमें कंटेंट बढ़े या डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर भी इट विल ऑलवेज रिमेन अफोर्डेबल, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन पार्ट 3 के साथ इस चैप्टर में, दैट इज ऑन चैप्टर 17 क्लाइमेट चेंज के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्लाइमेट फोर्सिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्लाइमेट फोर्सिंग्स होता क्या है। Climate forcings are the factors in the climate system that either increase or decrease the effect to the climate system। यानी कि क्लाइमेट सिस्टम के इफेक्ट को या तो जो बढ़ाता है या जो कम करता है उसको बोला जाता है क्लाइमेट फोर्सिंग्स। ठीक है, पॉजिटिव फोर्सिंग्स जैसे कि एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेज वार्म द अर्थ, while negative forces such as the effect of most aerosols and volcanic eruption actually cool the earth। यानी कि आप समझ जाइए, जो पॉजिटिव फोर्सिंग है वो अर्थ के टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, और जो नेगेटिव फोर्सिंग्स हैं जैसे कि एरोसोल का इफेक्ट होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे अर्थ जो है वो क्या होती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स इंक्लूड वॉल्केनिक डस्ट, सूट फ्रॉम द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पार्टिकल्स फ्रॉम बर्निंग फॉरेस्ट एंड मिनरल डस्ट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स में सारी चीजें होती है। डार्क कार्बन रिच पार्टिकल्स सच एज सूट फ्रॉम डीजल इंजन एब्जॉर्ब सनलाइट एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात यहां पर आपको समझाई जा रही है। कन्वर्सली अगर हम बात करते हैं, एग्जॉस्ट फ्रॉम हाई सल्फर कोल और ऑयल प्रोड्यूस लाइट एरोसोल्स दैट रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक टू स्पेस प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इनसे जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एरोसोल्स दैट फॉर्म नेचुरली ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस कूल द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब हमारा एरोसोल फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके बाद जब एरोसोल्स उसमें से जो निकलता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करता है, ठंडा करता है। लार्ज वॉल्केनिक इरप्शंस कैन इजेक्ट इनफ ऐश इनटू द एटमॉस्फेयर टू लोअर टेम्परेचर फॉर अ ईयर और मोर अंटिल द सल्फेट पार्टिकल सेटल्ड आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसमें कभी कभी इतनी ज्यादा जो ऐश वगैरह होती है, जो राख वगैरह होती है, वो एटमॉस्फेयर में निकल सकती है। ठीक है, ताकि वो उसके टेम्परेचर को जो है, मतलब थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए भी उसको कम कर सकती है, और तब तक वो टेम्परेचर जो है कम बना रहेगा जब तक जो सल्फेट पार्टिकल्स है वो सारे के सारे सेटल डाउन नहीं हो जाते। ठीक है, इसके बाद फोर्सिंग्स की अगर हम बात करें तो ऑल्टरिंग द एनर्जी बैलेंस, द पावर ऑफ द प्रोसेस
टू ऑल्टर द क्लाइमेट इज एस्टिमेटेड बाय इट्स रेडिएटिव फोर्सिंग। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रोसेस के पास कितनी पावर है कि वो क्लाइमेट को चेंज कर सके, वो उस एस्टिमेट की जाती है उसकी रेडिएटिव फोर्सिंग से। द चेंज इन द अर्थ्स एनर्जी बैलेंस ड्यू टू दैट प्रोसेस। सम क्लाइमेटिक फोर्सिंग्स आर पॉजिटिव क्लोजिंग ग्लोबली एवरेज वार्मिंग। ये बात आपको समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर समझाने वाली है वो ये है कि पॉजिटिव फोर्सिंग्स जो होंगी उनसे वार्मिंग होगी, यानी कि उनसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ फोर्सिंग्स ऐसी होती हैं जो नेगेटिव फोर्सिंग है, उनसे क्या होती है, कूलिंग होती है। ठीक, सम सच एज फ्रॉम इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन आर वेल नोन, अदर्स सच एज फ्रॉम एरोसोल्स आर मोर अनसर्टेन। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा अगर CO2 बढ़ रहा है, यानी ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, तो क्या होगा, वार्मिंग होगी, तो इट विल बी अ पॉजिटिव फोर्सिंग। ठीक, और अगर एरोसोल वगैरह बढ़ रहे हैं तो उससे मैंने आपको बताया कि कूलिंग होगी, यानी कि नेगेटिव फोर्सिंग। ठीक, इसके बाद नेचुरल फोर्सिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल फोर्सिंग्स इंक्लूड चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द सन। ठीक, वेरी स्लो वेरिएशन इन अर्थ ऑर्बिट एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल फोर्सिंग्स है। ठीक, यानी कि जो सन के द्वारा अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट की जा रही है उसमें कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसमें अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, दीज आर नेचुरल फोर्सिंग्स। सिंस द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन the only natural forcing with any long-term significance has been a small increase in the solar energy reaching the earth. However, this change is not nearly enough to account for the current warming. यानी कि नेचुरल फोर्सिंग आप समझ गए। अब जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यही एक नेचुरल फोर्सिंग है जिसका थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस रहा है, और वो क्या है कि सोलर एनर्जी, जो अर्थ के ऊपर सोलर एनर्जी पहुंच रही है वो थोड़ा सा बढ़ गई है, लेकिन वो इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी है कि हम उससे कहें कि जो आज की डेट में सारी की सारी वार्मिंग हो रही है वो उसी वजह से है। ठीक है, दैट इज नॉट दी केस। थोड़ा बहुत चेंज हुई है, थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग ह्यूमन इंड्यूस्ड फोर्सिंग्स की अगर बात कर लेते हैं तो क्लाइमेट फोर्सिंग कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। These activities include greenhouse gases and aerosol emission from burning fossil fuels and modification to the land surfaces such as deforestation. तो जो ये human induced forcings है, इनकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो आज की करंट वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ये जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फोर्सिंग्स है ये जिम्मेदार है। ठीक, इसके बाद ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज आर अ पॉजिटिव क्लाइमेटिक फोर्सिंग। मैंने आपको बताया पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनसे टेम्परेचर बढ़ेगा, दे हैव द वार्मिंग इफेक्ट। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज प्रेजेंटली द लार्जेस्ट सिंगल क्लाइमेटिक फोर्सिंग एजेंट अकाउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉजिटिव फोर्सिंग सिंस 1750। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैसेज है, सबसे पहली बात तो वो पॉजिटिव क्लाइमेटिक फोर्सिंग है। क्यों? क्योंकि वो वार्मिंग करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम फॉसिल फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको अगर हम एस्टिमेट करें तो वो सिंगल लार्जेस्ट क्या है, क्लाइमेट फोर्सिंग एजेंट है। ठीक है, जिसमें जो अगर टोटल जो पॉजिटिव फोर्सिंग है उसका 50% से ज्यादा जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन जनरेटेड एरोसोल्स की अगर हम बात कर लें तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल एड्स एरोसोल्स टू द एटमॉस्फेयर। फॉसिल फ्यूल को जलाने से जो है एरोसोल भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। ठीक है, एरोसोल्स होता क्या है, एरोसोल्स आर टाइनी पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ मेनी थिंग्स, जैसे कि वाटर, आइस, एश, मिनरल डस्ट एंड एसिडिक ड्रॉपलेट्स। इन सबको मिला के क्या बनता है, एरोसोल्स। ठीक, एरोसोल क्या कर सकता है, एरोसोल कैन डिफ्लेक्ट द सन्स एनर्जी एंड इंपैक्ट द फॉर्मेशन एंड लाइफ टाइम ऑफ क्लाउड्स। एरोसोल से ये फर्क पड़ता है कि वो सन्स की एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी है उसको थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करता है, और जो क्लाउड के फॉर्मेशन है और क्लाउड का जो लाइफ टाइम है उसको भी असर डालता है। और एरोसोल को मैंने आपको पहले ही बताया, एरोसोल जो है एक नेगेटिव फोर्सिंग है, क्योंकि इनका क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक, इसके बाद क्लाइमेट चेंज की अगर हम कॉजेस की बात कर लें तो व्हाइल नेचुरल फोर्सिंग्स डू एग्जिस्ट, दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू एक्सप्लेन द रिसेंट ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको बताया कि नेचुरल फोर्सिंग्स है तो सही कि जो सोलर एनर्जी आ रही है उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बढ़ गई है, जो अर्थ की ऑर्बिट है उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन उनका जो आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग है उस पर असर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर वेरी लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रिसेंट वार्मिंग। जो रिसेंट वार्मिंग हो रही है उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज ही क्या है, या फिर आप कह सकते हैं जो ह्यूमन फोर्सिंग्स है
वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एक टर्म की बात करें जो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी इस टर्म का जिक्र हमने किया था, दैट इज योर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसको शॉर्ट में GWP भी लिखा जाता है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिस्क्राइब्स द इंपैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब क्या है कि किस गैस में कितनी क्षमता है ग्लोबल वार्मिंग करने की। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब वही हुआ कि किस गैस में कितना पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग करने का, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक, the two most important characteristics of a GHG is greenhouse gas in terms of climate impact are how well the gas absorbs energy, preventing it from immediately escaping to space, and how long the gas stays in the atmosphere। तो ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी की भी ग्रीन हाउस गैस के, अगर हम क्लाइमेट के ऊपर उसका इंपैक्ट देखना चाहें तो वो पहली बात तो ये है कि वो कितना ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जितना ज्यादा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उतने में से ही वो एनर्जी को क्या करेगा, वो एनर्जी को वापस से रीरेडिएट करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इधर उधर एमिट करेगा। ठीक है, अपने थ्रू अगर पास होने दिया तो वो एस्केप हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये है। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो गैस एटमॉस्फेयर में कितनी देर तक बनी रह सकती है। ठीक, अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है फॉर अ गैस इज अ मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी दैट अ गैस एब्जॉर्ब्स ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यूजुअली 100 ईयर्स कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को हम कैसे मेजर करेंगे। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी गैस के द्वारा कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मीथेन है, मीथेन अगर आपके एटमॉस्फेयर में है तो वो 100 सालों तक कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, वो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बताएगा। ठीक है, और कंपेयर करेंगे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहां पर एक बेंचमार्क मान के चलेंगे। ठीक, अब गैसेस जिनका GWP ज्यादा होता है वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी पर पाउंड देन गैसेस विद लोअर GWP एंड दस कंट्रीब्यूट मोर टू वार्मिंग अर्थ। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिए यहां पर ये चीज थोड़ा सा आपको दिखाई गई है। ठीक है, ये जो डेटा है, ये जो टेबल है, ये आप लोगों की बुक से ही लिया गया है। इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोगों ने कंपेयर करना है तो GWP को 100 ईयर में हम यहाँ पर 1 मान लेंगे और लाइफ टाइम इसका मान लेंगे 100 साल। अब अगर उसके मुकाबले हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का है 21। अब इसको समझिएगा, इस डेटा को मैं इस टेबल को आपको समझाता हूं कि मीथेन का GWP 21 होने का मतलब क्या है कि 100 साल में जितनी एनर्जी, ठीक है, जितनी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगी, मीथेन भी 100 सालों में उसकी 21 गुना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, पहला तो यह समझना है। सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड 310 गुना करेगी कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो इतना करेंगे, परफ्लोरोकार्बन इतना करेंगे और सल्फर हेक्साफ्लोराइड इतना करेंगे। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद दूसरा एक टर्म दिया हुआ है दैट इज लाइफ टाइम, मतलब कि अगर आज कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो वो एटमॉस्फेयर में कितने समय तक बनी रहेगी। ठीक है, अगर आज कोई कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग रिलीज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप आज सांस ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो आने वाले 100 सालों तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बनी रहेगी। ठीक है, कंपैरिजन करें मीथेन के साथ तो मीथेन में तो 12 ही साल है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड 120 साल है। अब आप देख सकते हैं जो नीचे वाले हैं इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है और लाइफ टाइम भी काफी ज्यादा है, यानी कि एक तो ये एनर्जी भी काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, और उतने ही लंबे समय तक ये बने रह रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा फिर नुकसानदायक हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो GWP है उसको 1 रखा गया है एंड सर्व्स एज अ बेसलाइन फॉर अदर GWP वैल्यूज। अब जैसे जैसे GWP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी द मोर वार्मिंग द गैस कॉजेस। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल द मीथेन्स 100 ईयर GWP is 21, which means that methane will cause 21 times as much warming as an equivalent mass of carbon dioxide over a 100 year time period। मैंने आपको बता दिया ये चीज। ठीक है, मीथेन हैज अ GWP more than 20 times higher than CO2 for a 100 year time scale। CH4 emitted today lasts for only 12 years in the atmosphere on average। However, on a pound for pound basis, CH4 absorbs more energy than CO2, making it GWP higher। ठीक है, यानी कि इसका GWP जो है वो ज्यादा है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसका GWP कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम 100 साल का जो एवरेज है, जो टाइम स्केल है उसमें बात करें तो 310 गुना है। ठीक है,
और NO2 जो हम आज एमिट कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में बनी रहेगी लगभग 120 साल तक। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या जो परफ्लोरोकार्बन्स या सल्फर हेक्साक्लोराइड है, इनका जो GWP है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, हाई GWP गैसेज, यानी कि हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैसेज। और क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से काफी ज्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आई होप ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है, कैसे इसको हम लोग टाइमलाइन में देखते हैं और कितने समय तक कोई भी गैस एटमॉस्फेयर में बनी रहती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी गैस का GWP जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा यहां पर टॉपिक दिया है, दैट इज योर रिसीडिंग ग्लेशियर्स अ सिम्टम ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पीछे की तरफ को खिसक रहे हैं, रिसीड कर रहे हैं, और इससे हमें यह पता लगता है कि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का एक सिम्टम है, ठीक है, एक लक्षण है। आज से अगर 150 साल पहले की बात करें तो देयर वर 147 ग्लेशियर्स इन ग्लेशियर नेशनल पार्क, बट टुडे ओनली 37 ग्लेशियर्स रिमेन, ठीक है। 147 हुआ करते थे, आज की डेट में सिर्फ 37 रह गए हैं। और साइंटिस्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक हो सकता है कि ये जो बचे हुए 37 है ये भी मेल्ट हो जाए, ठीक। सिमिलरली ग्लेशियर्स ऑल अक्रॉस द हिमालयाज एंड एल्प्स आर रिट्रीटिंग एंड डिसअपियरिंग एवरी ईयर, ठीक है। जो आल्प्स के माउंटेन है या जो हिमालयाज है, वहां पर जो ये जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो हर साल या साल दर साल जो है वो रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे की तरफ को जा रहे हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो डिसअपियर भी हो रहे हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 1,60,000 ग्लेशियर्स फाउंड इन द पोलर रीजन्स, ठीक है। जो पोलर रीजन है वहां पर लगभग कितने ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, 1,60,000, ठीक है, इन द पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन एनवायरमेंट्स। Therefore, researchers are increasingly using satellite remote sensors to routinely survey our world's glaciers in the fraction of the time, ठीक है। तो इसलिए रिसर्चर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सैटेलाइट रिमोट सेंसर का यूज कर रहे हैं और उसके बाद हमारे ग्लेशियर्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनका सर्वे कर रहे हैं कि वो पीछे कितना खिसक रहे हैं, तो उससे हमें पता लगेगा कि कितना ज्यादा ये इससे नुकसान हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। इसके बाद अगर हम ग्लेशियल रिट्रीट, यानी कि जो ग्लेशियर पीछे की तरफ को जा रहे हैं उसके असर की बात करें, इंपैक्ट क्या होगा, द रिट्रीट ऑफ द ग्लेशियर इन द एंडीज एंड द हिमालयाज विल हैव अ पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन वाटर सप्लाईज। ऑब्वियस ही बात है, अगर ग्लेशियर पीछे की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है, तो पानी में असर पड़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर अगर नहीं होगा तो उससे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। क्लाइमेट चेंज में कॉज वेरिएशन इन बोथ टेम्परेचर एंड स्नोफॉल, कॉजिंग चेंजेस इन मास बैलेंस ऑफ द ग्लेशियर, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये भी हो सकता है कि जो टेम्परेचर है उस पर भी असर पड़े, स्नोफॉल पर भी असर पड़े, और जो ग्लेशियर का जो मास बैलेंस है उस पर भी असर पड़े, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ग्लेशियर जो है गर्मी में पिघलता है, सर्दी में उसमें बर्फ जमती है तो वो फिर जम जाता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइमेट में चेंज आएगा, टेम्परेचर में अगर चेंज आएगा तो फिर ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। द हिमालयाज एंड अदर माउंटेन चेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया सपोर्ट लार्ज रीजन्स दैट आर ग्लेशिएटेड, ठीक है। हिमालयाज में भी और बाकी अगर हम सेंट्रल एशिया के बाकी माउंटेन चेन्स की बात भी करें तो वो बहुत ज्यादा ग्लेशिएटेड है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। दीज ग्लेशियर्स प्रोवाइड क्रिटिकल वाटर सप्लाईज टू ड्राई कंट्रीज, और ये जो ग्लेशियर्स हैं वो जो ड्राई कंट्रीज है, जैसे कि मंगोलिया हो गया, वेस्टर्न चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनको वो वाटर प्रोवाइड करता है। द लॉस ऑफ दीज ग्लेशियर्स वुड हैव अ ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम ऑफ द रीजन, और इस तरीके के अगर ग्लेशियर्स का लॉस होता है तो उससे फिर यहाँ तो वैसे ही पानी नहीं है, सूखे ये देश है और वहां पर इनको पानी फिर इससे नहीं मिल पाएगा, तो इनके लिए नुकसान है, ठीक है। इसके बाद है वर्ल्ड्स लीडिंग साइंटिस्ट प्रेडिक्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग में पोज सीरियस थ्रेट टू नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो वर्ल्ड के लीडिंग साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है, अनुमान लगाया है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। द पुअर एंड लो लाइंग कंट्रीज विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द डैमेजेस कॉज्ड बाय चेंजिंग क्लाइमेट एंड राइज इन सी लेवल। वही बात है कि सी लेवल का कैसे बढ़ेगा, सी लेवल तभी बढ़ेगा जब ज्यादा पानी जो है वो उसमें आ जाएगा, और वो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से क्या होगा कि सी लेवल का जो सरफेस जो हाइट है
या जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ चेन ऑफ इवेंट्स दिए गए हैं, ये भी आपकी बुक से लिया गया है। इसमें देखिए क्या है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज ने या ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हमने फॉसिल फ्यूल को जलाया। फॉसिल फ्यूल को जलाया मतलब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया मतलब क्लाइमेट में चेंज आ गया। क्लाइमेट में अगर चेंज आया है तो सबसे पहले क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सबसे पहले क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा। ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, फिर ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि नदियों में पानी बढ़ जाएगा, और नदियों में पानी बढ़ जाएगा तो सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा, या फिर हो सकता है कि बाढ़ भी आ जाए। सी लेवल अगर बढ़ेगा तो जो लो लाइंग कोस्टल लैंड्स हैं वो क्या होंगे, वो सबमर्ज हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या हो सकता है कि जो इकोसिस्टम है उसका लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जो स्पीशीज है, जो प्रजातियां हैं, वो उनका क्या होगा, वो भी एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये सीरीज चेन ऑफ इवेंट्स को आपको समझना है कि फॉसिल फ्यूल अगर हम जला रहे हैं तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट में चेंज होगा, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो सी लेवल जो है वो बढ़ेगा, या फिर बाढ़ भी आ सकती है। जो लो लाइंग कोस्टल लैंड्स है, जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज है वो डूब जाएंगे, और उससे क्या है कि इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्शन पहुंचेगी बड़े मात्रा में, और जो स्पीशीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। ठीक है, तो आई होप ये सारे का सारे जो बातें थी रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब इसमें वही बात है कि कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो आप लोग करंट अफेयर्स में न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको हर चैप्टर के मैं बता रहा हूँ कि उसको आप लोग ज़रूर से जो है करंट अफेयर्स में जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं या न्यूज़ पढ़ रहे हैं वहाँ के थ्रू आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस ये चीज़ें पढ़ाने से फ़ायदा ये है कि आपको बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई भी न्यूज़ पढ़े इससे संबंधित या कोई भी चीज़ ऐसा आर्टिकल पढ़े तो आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें इस लेक्चर में इतना ही है और ये चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा अबाउट द ओशियन एसिडिफिकेशन, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। तो वो चैप्टर्स जो है हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अपने जो भी वैल्यूएबल फीडबैक्स होंगे वो देना हमें बिल्कुल ना भूलें, सो दैट कि अगर हमें कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो हम वो उन फीडबैक्स के जरिए कर सकें। ठीक है, बाकी इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज जो है वो मिलेंगे, सो दैट कि आप लोग अपनी पूरी तैयारी जो है सब्जेक्ट की हमारे साथ कर सकें। ठीक है, कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।